हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मेडिकल्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस 20 इयर्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आईआईटीज में जेईई मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। आज नीट के मेडिकल्स के जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं 2000 ईस्वी से। 2000 में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन। चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन थे। तो स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के जो कंडीशंस होते हैं ना, तो कोई भी एक केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होता है जब डेल्टा जी नॉट, जिसको हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, अगर वो निगेटिव होता है तो वैसे केसेस में जो रिएक्शंस है वो स्पॉन्टेनिटी कहलाती है या स्पॉन्टेनियस कहलाता है। सो द आंसर विल बी डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव। सो द ऑप्शन नंबर बी। 2000 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड। क्वेश्चंस आपके पास सेल रिएक्शंस गिवन थे निकल और गोल्ड के बीच के, Na2 प्लस सॉल्ट बेस Au3 प्लस Au, और रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास गिवन है Na2 प्लस Na और Au3 प्लस Au के लिए। हम लोगों से पूछा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। तो फॉर्मूला अपने को पता है कि E नॉट सेल इज इक्वल्स टू होता है कैथोड माइनस एनोड। अब सेल रिएक्शंस का जो टाइप है ना, जब हम लोगों ने जब नल्स इक्वेशन पढ़े थे तो उस केसेस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ा गया था। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारे पास जो है वो सॉल्ट ब्रिज है, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा था। और सॉल्ट ब्रिज के राइट साइड में ये जो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट कैथोड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो अपने पास लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है वो एनोड को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ के द्वारा भी देख सकते हैं कि कौन एनोड पे रिएक्शंस करेगा और कौन कैथोड पे रिएक्शंस करेगा। तो चूंकि निकल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो एनोडिक रिएक्शन शो करता है, गोल्ड रिडक्शन शो करता है, कैथोडिक रिएक्शन शो करेगा। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस कैथोड विल बी गोल्ड एंड गोल्ड हैव अ चार्ज 1.5 minus 0.25, so it will be 1.5 plus 0.25, it will be 1.75 volt. So the answer will be option number C, 1.75 volt. 2003 में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, रिएक्शंस गिवन थे 4/3 Al plus O2 to form 2/3 Al2O3, गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी हमारे पास गिवन था -827 किलोजूल पर मोल। द मिनिमम ईएमएफ रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3 इज। एल्यूमिना का मेरे से पूछा जा रहा है कि Al2O3 कितना मिनिमम ईएमएफ रिक्वायर्ड होगा, कितना सेल पोटेंशियल अपने को चाहिए होगा। तो चूंकि गिब्स फ्री एनर्जी गिवन है तो हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NF E नॉट सेल। तो जब E नॉट सेल अगर फाइंड करेंगे तो E नॉट सेल इज इक्वल्स टू डेल्टा जी डिवाइडेड बाय NF, ये हमारे पास होगा। अब चूंकि यहां भी मेरे पास माइनस यहां पे है, डेल्टा जी भी मेरे पास निगेटिव गिवन है, तो 827 किलो जूल को जूल में चेंज कर दें तो 000 डिवाइडेड बाय NF, फराडे मेरे पास गिवन है 96500, और यहां से हम लोग N फाइंड करें तो N की संख्या हो जाएगी मेरे पास 2। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आप करके देख लो तो 2/3 माइनस 4/3 अगर हम लोग करते हैं तो आएगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे जब इसको अगर कैलकुलेट करना शुरू करें, निगेटिव निगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करना शुरू कीजिएगा तो कैलकुलेट करेंगे तो यहां से ये 2 0 यहां से कैंसिल करो, इसको डिवाइड करो, देन द आंसर विल बी 4.28 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये गिब्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चन है। गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -NF E नॉट सेल। E नॉट सेल मेरे को चाहिए था डेल्टा जी बाई NF, हमने किया, कैलकुलेशन किया, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। 2006 में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था E नॉट Fe3 प्लस Fe इज इक्वल्स टू -0.414 वोल्ट, और
E naught Fe3 plus Fe2 plus is equals to minus 0.771 volt. The standard EMF of the reactions हमारे पास गिवन है, इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अब मेरे पास यहाँ पे दो चार्ज गिवन है, ये E naught Fe3 प्लस और Fe2 प्लस. अब ये डिसाइड करना है, ये तो अपने को पता है कि हाँ E naught सेल इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो कैथोड माइनस एनोड. ये मेरे को पता है कि कैथोड माइनस एनोड होगा, लेकिन अब इनमें से एनोड कौन और कैथोड कौन? तो ये जो सेल रिएक्शन हमारे पास गिवन है Fe प्लस 2Fe3 प्लस और यहां पे मेरे पास 3Fe2 प्लस. Fe ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पे प्लस 3, यहां पे प्लस 2. तो अगर आप चेक करो ना तो ये 0 से यहां पे प्लस 2 है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. प्रोसेस हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ये पता है अपने को कि वो एनोड होगा, और ये Fe3 प्लस है, Fe2 प्लस यहां पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन, और ये हमारा कैथोड शो करता है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के केसेस में ये चीजें अपने को याद रखनी पड़ेंगी, ये अपने को पता है. ऑक्सीडेशन एनोड का होगा, रिडक्शन कैथोड का होगा. अब यहां से आप पहचान सकते हो कि एनोड कौन शो करेगा और कैथोड कौन शो करेगा, ये यहां से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. अब अगर हम लोग देखें ना तो Fe3 प्लस Fe2 प्लस, ये जो केसेस है ये अपना कैथोड रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहां से ये तो आप क्लियर कर सकते हो कि हाँ भाई ये कैथोड है. तो अगर ये कैथोड है तो फिर ये क्या होगा, एनोड होगा. अब एनोड और कैथोड जब आइडेंटिफाई कर लिए तो हम लोगों को E naught सेल निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि कैथोड अगर अपने पास है 0.771 वोल्ट और यहां पे मेरे पास है 0.441, तो माइनस माइनस प्लस 0.441, इसको आप ऐड कर दीजिए तो 2, 11 और 1, 12, 1.212 वोल्ट. सो द ऑप्शन नंबर विल बी बी. तो पहचानना काफी आसान है, निकालना काफी आसान है, बस कुछ कुछ पॉइंट्स अपने को याद रखनी पड़ेंगी कि ऑक्सीडेशन कहां होता है, रिडक्शन कहां होता है. नेक्स्ट 6 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस. मोबिलिटी ऑफ अल्कली आयंस, आप इसको ये भी मान सकते हो कि इनमें से कौन मैक्सिमम हाइड्रेटेड होगा, कौन मिनिमम हाइड्रेटेड होगा. अब अगर यहां पे अगर चेक करो ना तो चूंकि ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में लिथियम और रुबिडियम, जो लिथियम होगा वो मोर हाइड्रेटेड होगा और जो रुबिडियम है वो लिस्ट हाइड्रेटेड होगी. तो जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उसके हिसाब से ये आपका लिस्ट हाइड्रेटेड है रुबिडियम, और लिथियम जो है आपके पास मोर हाइड्रेटेड है. सो द ऑप्शन विल बी बी नंबर, दैट इज Rb प्लस K प्लस Na प्लस एंड लिथियम प्लस. 2009 में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्यूमिना इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लो पोटेंशियल एंड हाई करंट इफ 4 into 10 to the power 4 ampere of current passed through molten alumina for 6 hours. The mass of aluminium produced will be, assume करने के लिए कह रहा है कि 100% एफिशिएंसी है करंट की. तो मास के लिए आपको याद होगा फैराडेज फर्स्ट लॉ. फैराडे के फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि द मास डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट कैथोड और एनोड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q पढ़े थे. और करंट और टाइम के केसेस में तो चार्ज इज इक्वल्स टू आपने पढ़ा था करंट इनटू टाइम. अब इसको अगर हम लोग यहां पे अगर यूज करें तो W इज इक्वल्स टू हम लोग यहां पे लिख सकते हैं ZQ, और Q के जगह पे लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम, दैट इज IT, जहां Z को बोला गया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और Z इज इक्वल्स टू हुआ था इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500 कूलम. अब एल्यूमिना है तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सो इक्विवेलेंट विल बी 9. सो इट कैन बी रिटन एज 9 into एम्पियर अपने पास गिवन है 4 into 10 to the power 4
टाइम अपने पास है 6 आवर्स, दैट इज 6 into 3600 सेकेंड डिवाइडेड बाई 96500 कूलम। अब इसको यहां से कैलकुलेट करते हैं। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट अगर किया जाए तो कैलकुलेशन के बाद चेक कर लो क्या वैल्यू आता है। यहां 0 0 जग गया, 2 0 गया, अब यहां पे 9 है, कटेगा क्या चेक कर लेना, अगर कटता है तो ठीक है, वरना कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8.1 into 10 to the power 4 ग्राम। सो द ऑप्शन विल बी ए नंबर। 2009 में ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ m/32 solution of a weak monobasic is 8 per ohm centimeter square gram equivalent and at infinite dilution the value is given, the dissociation constant। अब dissociation constant मतलब मेरे से पूछ रहा है Ka, और हम लोगों को पता है कि Ka is equals to C अल्फा स्क्वायर होता है। अल्फा मेरे को चाहिए और अल्फा is equals to lambda E by lambda E infinite, it will be 8 by 400 और 1 by 500 और 2 into 10 to the power -3। अब यहां पे हम फाइंड करें तो C कंसंट्रेशन मेरे पास गिवन है 1 by 32 और अल्फा स्क्वायर दैट इज 2 into 10 to the power -3 का स्क्वायर, it will be 1 by 32 into 4 into 10 to the power -6, 1 by 8 0.125 into 10 to the power -6, or we can write 1.25 into 10 to the power -5। so the option will be D। तो 2009 में हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे थे। 2010 में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयन with copper metal the standard cell potential is found to be 0.46 volt at 25 degrees Celsius, the value of delta G naught will be। डेल्टा G naught मेरे से पूछ रहा है, फॉर्मूला -NFE naught सेल होता है, ये हम सभी को पता है, मेरे को ये N चाहिए, और रिएक्शन कह रहा है क्या, सिल्वर आयन है विद कॉपर मेटल, यानी जो रिएक्शंस हमारे पास है वो इस टाइप से Cu plus Ag plus टू फॉर्म Cu2 plus Ag। अब इस रिएक्शन को जब अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग करने के बाद हमारे पास आप चेक करोगे तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो आप देखोगे यहाँ पे Cu2 plus दैट इज ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स और Ag plus इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहां से 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये 2Ag हो जाएगा, ये 2Ag। तो जो रिएक्शंस हम लोग फ्रेम कर रहे हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो n के जगह पे लिखेंगे 2, फैराडे 96500 और E नॉट सेल हमारे पास है 0.46। अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, तो जब कैलकुलेट किया जाएगा तो जो आंसर अगर हम लोग करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये जो अप्रॉक्स जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो 89 किलो जूल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। 2011 हमारे पास 2011 में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरे पास गिवन था Sn का और क्रोमियम का, और हम लोगों से पूछा था सेल पोटेंशियल क्या होगा। तो ये तो पता है कि सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड हम लोग लिखते हैं। अब आइडेंटिफाई करना है कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है। इसके लिए भी हम लोगों ने टर्म पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ का, कि अगर ऑक्सीडेशन हाफ अगर रिएक्शन है तो वो एनोडिक रिएक्शन होगा, और अगर रिडक्शन हाफ है तो कैथोडिक रिएक्शन होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। मेरे पास है क्रोमियम, ये Cr3+ हो गया, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां पे +3, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन का, और ये शो करेगा एनोड। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास हो रहा है Sn4+, और यहां पे मेरे पास है Sn2+, यानी ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, यानी प्रोसेस शो करेगा रिडक्शन का, और ये दिखाएगा हमारा
कैथोड। तो ये तो क्लियर हो गया कि कैथोड कौन है, हमारी स्टेनस है, और एनोड कौन है, तो हमारे पास क्रोमियम है। अब जो फॉर्मूला हमारे पास है सेल पोटेंशियल का कैथोड, तो कैथोड है हमारे पास Sn। Sn का चार्ज अगर देखो तो आपके पास गिवन है 0.15, और कैथोड का अगर देखें तो -0.74, सो इट विल बी 0.15 प्लस 0.74 इज इक्वल्स टू 0.89 वोल्ट। सो द आंसर विल बी बी नंबर ऑप्शन। 2012 में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ रिएक्शन। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का सेल पोटेंशियल गिवन था, और हम लोगों से पूछा जा रहा था द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट विल बी। 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन थे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म में जब सेल पोटेंशियल हम लोग पढ़ते हैं, तो सेल पोटेंशियल का एक टर्म है कि अगर मेरे पास मोर निगेटिव वैल्यू अगर रिडक्शन पोटेंशियल का अगर आता है, या लेस पॉजिटिव वैल्यू अगर आता है, तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और अगर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू अगर ज्यादा हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म में सेल पोटेंशियल का ये कंडीशन है कि जिसकी निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी और पॉजिटिव वैल्यू अगर कम होगी, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहां पे अगर हम लोग देखें ना, तो फ्लोरीन का जो चार्ज है वो प्लस 2.85 वोल्ट है, यानी मैक्सिमम वो अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है। इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। दैट इज द ऑप्शन विल बी ए। और आयोडीन के केस में अगर देखें तो प्लस 0.53 वोल्ट है, यानी वो काफी कम पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। तो हमने लिखा है कि पॉजिटिव वैल्यू अगर मेरे पास लेस हुआ, लेस पॉजिटिव वैल्यू, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। सो आयोडीन विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लोरीन विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो द ऑप्शन विल बी ए नंबर। 2013 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो काफी इजी क्वेश्चन था हम लोगों के लिए। कोलराउस लॉ से क्वेश्चन पूछे गए थे, और क्वेश्चन हमारे पास था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना था। तो अपने को पता है कि अगर रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, सपोज अगर NH4Cl प्लस NaOH कराएं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट प्रोडक्ट विल बी NH4OH एंड प्लस NaCl। ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास फ्रेम हो गए। आप ये भी लिख सकते थे, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि NH4OH प्लस NaCl टू फॉर्म NH4Cl प्लस NaOH। हम लोगों से पूछा था अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का क्या होगा, तो भाई करना कुछ है नहीं, बस ये NH4OH अपन को फाइंड करनी है, और ये मेरे पास हो जाएगा NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl। जब केमिकल रिएक्शन हम लोग फ्रेम कर रहे हैं, तो मेरे पास NH4Cl प्लस NaOH माइनस NaCl। अब इससे आप यहाँ पे मैच कर लो, जब मैच करोगे तो अपना डी नंबर ऑप्शन आएगा। अंतर सिर्फ इतना कि मोलर कंडक्टिविटी थी, तो भाई बस इसके आगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपने को पुट कर देना था, एंड शो द ऑप्शन विल बी आवर डी नंबर। तो 2013 नीट में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन पे अपने को डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फाइंड करना था अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 2013 नीट में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फाइंड करने के लिए। तो अपने को यह पता है कि जब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दैट इज अल्फा अगर फाइंड कर रहे हैं, तो मेरे को दो मोलर कंडक्टिविटी की आवश्यकता होगी, एक गिवन कंसंट्रेशन पे और एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो ये दोनों कंडीशंस हमारे पास गिवन है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा mc डिवाइडेड बाय लैम्डा m फॉर द
इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब अगर कंसंट्रेशन की बात करें मोलर कंडक्टिविटी की, तो वो अपने पास गिवन है 9.54 और सेकंड जो कंसंट्रेशन है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए 238। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है। तो जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो यहां पे मेरे पास 95, 23, 23, 4 4 3 12, 4 2 8 9 92, दैट इज 1 2 3 2 0 नीचे लेके आएंगे 0.004008। ये हमारा आया अल्फा, जिसको हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट के नाम से जाने या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के नाम से इसको हम लोग पढ़े थे। अब चूंकि परसेंटेज का केस में हमारे पास है, तो परसेंटेज का केस है तो इनटू 100 अगर कर दिया जाए तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 4.008% के आसपास। एंड सो द ऑप्शन विल बी डी नंबर। 2013 में ही एक और क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था। ये बटन सेल के रिएक्शंस गिवन थे और सेल पोटेंशियल पूछा था हम लोगों से कि सेल पोटेंशियल होगा क्या। तो अगेन सेल पोटेंशियल अगर पूछ रहा है, इसका मतलब भाई हम लोग निकालने जा रहे हैं ई नॉट सेल, एंड ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, जब हम लोगों को फाइंड करेंगे तो अपन लिखेंगे क्या, ई कैथोड माइनस एनोड। अब अपने को ये फाइंड करना है कि इसमें कैथोड कौन और एनोड कौन है। तो चलो चेक कर लेते हैं। इतना सारा रिएक्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हाफ सेल रिएक्शंस गिवन है, यहीं से पकड़ लेंगे एनोड कौन और कैथोड कौन। तो जरा चेक कर लो, यहां पे तेरे पास Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Zn अपने पास दिखा रहा है, ये रिडक्शन हो गया। अब सिल्वर मेरे पास यहां पे है, तो सिल्वर मेरे पास ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करेगा। अब जब ये प्रोसेस शो करेगा तो मेरे पास कैथोड कौन हो गया और एनोड कौन हो गया। तो कैथोड जो हमारे पास है वो सिल्वर हो जाएगा और जो एनोड है 2013 में ही एक और क्वेश्चन हम लोगों से पूछा था सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, और बटन सेल के रिएक्शंस गिवन थे। बटन सेल के रिएक्शंस में भी अपने पास ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, ये दो टर्म भी अपने पास गिवन थे। तो अपन लोगों को ये पता है कि अगर ऑक्सीडेशन हाफ अगर हम लोग करते हैं तो एनोडिक रिएक्शन शो करेगा, रिडक्शन हाफ अगर शो करते हैं तो कैथोडिक शो करेगा। अब जिंक मेटल मेरे पास है, तो भाई जिंक मेटल है having a tendency to lose its electron, so the process will be oxidation। ये एनोडिक रिएक्शन शो करेगा, तो जो जिंक का जो चार्ज है ये एनोड के लिए हो जाएगा और ये कैथोड के लिए हो जाएगा। तो जब आप लिखोगे तो कैथोड दैट इज सिल्वर के लिए 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, so it will be 1.10 volt, so option will be B नंबर। अब जरूरी नहीं है कि अब इतना सारा रिएक्शंस गिवन है, तो हो सकता है कि कंफ्यूज करने के लिए भी दिया हुआ हो। अब उसने अपने को यह ढूंढना है कि हाँ ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा। तो यहां से फाइंड करके सेल पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं हम लोग। 14 में क्वेश्चन पूछा गया था कि when 0.1 mol MnO4- is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 to MnO4-। तो कंडीशंस हमारे पास है MnO4 टू MnO4-। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम लोग देखें तो यहां जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो +6 आएगा और यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7, यानी +6 से +7। इसका मतलब मेरे पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 1 फैराडे, और 1 फैराडे मींस 96500 कूलम। तो 1 मोल के लिए मेरे पास जो हो रहा है 96500 कूलम अगर हो रहा है, तो मेरे से पूछा है 0.1 मोल MnO4- का जब ऑक्सीडाइज अगर निकाल रहे हैं हम लोग, तो 0.1 मोल के लिए निकालेंगे तो 0.1 इंटू 96500 कूलम, सो इट विल बी 9650 कूलम, सो आंसर विल बी 2। 2016 में नीट 2 टाइम्स हुआ था, एक फेज 1 और एक फेज 2 में। तो दोनों के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं एक करके। फेज 1 में हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। मेरे से हाइड्रोजन का प्रेशर पूछा गया था। तो अपने को यह पता है कि चूंकि वाटर की बात कर रहा है, प्योर वाटर की, तो जो pH हमारे पास होगा वो pH कितना होगा भाई 7।
अब आप इसको लिख सकते हो, इसका मतलब हुआ कि माइनस लॉग एच प्लस इज इक्वल्स टू 7, या ये लिख सकते हैं हम लोग एच प्लस इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 7। अब जब H प्लस मेरे पास है और हाइड्रोजन गैस की अगर बात कर रहा है तो ये लिखा जा सकता है कि 2H प्लस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H2, और अकॉर्डिंग टू नम्स इक्वेशन E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग बेस 10। प्रेशर के केस के लिए हम लोग लिखते हैं प्रेशर ऑफ, जिस गैस की फाइंड करनी हो तो चूंकि हाइड्रोजन की फाइंड करनी है, PH2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हमारे पास जो आएगा हाइड्रोजन के लिए, H के लिए, तो 10 टू द पावर माइनस 7। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पे 2 हो रही है, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। अब चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स है तो अपने को पता है कि जो सेल पोटेंशियल है वो 0 होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं ओवरऑल रिएक्शंस के केस में ई सेल के जगह पे 0, ई नॉट सेल के जगह पे 0 हम लोग लिख सकते हैं, और फाइनली जब हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो PH2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 14 इज इक्वल्स टू यहां लॉग PH2 बाय 10 टू द पावर माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, और PH2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 14 इज इक्वल्स टू एंटीलॉग 0, और ये पता है अपने को कि एंटीलॉग 0 का वैल्यू होता है 1, सो PH2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 14 इज इक्वल्स टू 1, और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 14 ATM। तो फेज 1 में हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे गए थे नीट में, ये क्वेश्चन से ही था, अपने को प्रेशर फाइंड करना था, सो द ऑप्शन विल बी 10 टू द पावर माइनस 14, ऑप्शन नंबर बी। 2016 नीट फेज 2 में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए। अब मोलर कंडक्टिविटी अगर फाइंड करनी है तो मोलर कंडक्टिविटी मेरे को पता है कप्पा इन 2000 बाई सी या कप्पा बाई सी हम लोग लिखते हैं। अब जो कंडीशंस गिवन हमारे पास है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कंसंट्रेशन गिवन है, बट इन केस ऑफ डेसीमीटर तो इसको अगर हम लोग चेंज, तो लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा बाई सी, हम लोग जो लिखते हैं वो कप्पा बाई सी। अब कंडीशंस के हिसाब से मेरे पास कंसंट्रेशन गिवन है और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी कप्पा मेरे पास गिवन है, लेकिन कंसंट्रेशन जो टर्म गिवन है वो डेसीमीटर क्यूब के टर्म में है, तो अगर इसको चेंज किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब कप्पा मेरे पास है 5.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, कंसंट्रेशन हमारे पास निकला 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो नो डाउट यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 4 है, ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, सो 5.76 इंटू 10 टू द पावर 1 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 5, और आप इसको लिख सकते हो 57.6 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 11.52 आंसर, सो द ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो नीट में एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के केसेस में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस के लिए यहां दो डिफरेंट कंसंट्रेशन गिवन थे, मतलब दो कंडीशंस गिवन थे, और अपने को इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बीच के रिलेशंस फाइंड करने हैं। अब जैसे फर्स्ट कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कंसंट्रेशन गिवन है Zn और कॉपर के बीच में, तो ये तो क्लियर है कि एनोड जिंक है और कैथोड कॉपर है, क्योंकि यहां लिखा हुआ अपने पास है। अब मेरे से पूछा है कंडीशंस क्या होगा, तो चलो निकालते हैं पहले एक एक करके। फर्स्ट कंडीशन के लिए निकाले अगर तो E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग एनोड बाई कैथोड। अब E सेल को इसने माना है E1 इज इक्वल्स टू E नॉट सेल तो भाई पता ही नहीं है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n के जगह पे 2, क्योंकि जिंक और कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन अपने पास, लॉग
अब जिंक का कंसंट्रेशन चेक कर लो भाई, तो 0.01 है, और कॉपर का कंसंट्रेशन अगर देखो तो 1 है। अब ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग, ये 0.01/1 मेरे पास दिख रहा है, यानी आप इसको लिख सकते हो 1/100, या इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 10⁻², और ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log 10⁻², दैट इज log m⁻n, और इसका फॉर्मेट n log m, दैट इज -2 log 10 लिख सकते हो आप, और log 10 का वैल्यू अपने को पता है कि 1 होगा, यानी हम लोग इसको अब डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं -2, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये आप माइनस खत्म कीजिए, 2 कैंसिल, दैट इज ई नॉट सेल प्लस 0.0591, ये आया हमारा E1। जब E1 हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो अब अपने को क्या फाइंड करना है, E2 फाइंड करना है। अब E2 के लिए भी आप देखोगे कंडीशंस क्या हमारे पास है, सेम दिख रहा है, बस अंतर क्या कि यहां पे जो लिखेंगे E2 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग, अब इस बार जो कंसंट्रेशन बोला क्या चेंज हो गया, यानी जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, अब इसका कंसंट्रेशन ऊपर आ गया मेरे पास 1, और ये नीचे आ गया 0.01, कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया। अब 0.01 है तो भाई इसको लिखा जा सकता है E2 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2, आप इसको लिखोगे log 100, और ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log 100 का वैल्यू 2 कैंसिल, सो E2 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। तो अब यहां पे अगर आप गौर करो ना, चेक करो तो देखोगे क्या E2 का वैल्यू हमारे पास माइनस में है और E1 का वैल्यू हमारे पास प्लस में है, तो नो डाउट E1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ पॉजिटिव शो कर रहा है, E2 का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है, सो E1 विल बी ग्रेटर देन E2, सो द ऑप्शन विल बी बी नंबर। तो 2018 में एम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से, टाइम पूछ रहा है, करंट गिवन है, और 36 ग्राम वाटर को बोला कंप्लीटली डिकम्पोज कर दो। तो 36 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हुआ भाई, मेरे पास 2H2O है, कंप्लीटली अगर डिकम्पोज होगा दैट इज 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन बोले तो 4 फैराडे। अब 4 फैराडे दैट इज 4 into 96500 कूलम, ये हमारा चार्ज हुआ। करंट हमारे पास गिवन है, तो ये भी अपने को पता है कि Q इज इक्वल्स टू I इंटू T लिखते हैं, सो T इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई, तो Q बाई I लिखेंगे, और चार्ज है हमारे पास 4 into 96500 कूलम डिवाइडेड बाई एम्पियर गिवन है 3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 0.33 जा 9। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स जो वैल्यू हमारे पास आएगा 12×48, 4 2 1 2 8 6 6 7 सेकंड अप्रॉक्स। अब सेकंड के केस में तो आंसर है नहीं हमारे पास, तो ऐसा करें इसको आवर में चेंज कर दे, तो 128,667 डिवाइडेड बाय 3600 अगर किया जाए तो 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, यानी करीब करीब 35.8 आवर्स के आसपास इसका आंसर आएगा। सो द ऑप्शन विल बी 1 नंबर। तो एम्स 2018 का क्वेश्चन था ये। 2019 में हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। अब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के लिए मेरे पास रिएक्शंस गिवन थे। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू, अपने ने पढ़ा है NF E नॉट सेल। कंडीशंस हमारे पास है। अब यहां पे अगर आप चेक करो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, मतलब यहां पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो चूंकि 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा।
अगेन 2i माइनस मेरे पास है यहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्लियर है कि n के जगह पे हम लोग 2 ही लिखेंगे। f का भी वैल्यू पता है अपने को कि 96500 कूलम ही होगा, और ई नॉट सेल भी भाई हमारा दिया हुआ है 0.24। अब इन तीनों को आप आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगा दैट वैल्यू विल बी -4632 जूल पर मोल, और इसी को लिख सकते हैं -46.32 किलो जूल पर मोल। सो द ऑप्शन विल बी बी नंबर। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो आंसर है वो -46.32 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट्स 2000 से लेकर 2019 तक के नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, यहां अगर आप गौर करो ना तो आपको मिलेंगे कि सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं है। मैंने जैसा अपने प्रीवियस लेक्चर जेई वाले जब मेंस वाले क्वेश्चन से मैं करा रहा था, वहां भी मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक टॉपिक से ही क्वेश्चंस होते हैं। सारे के सारे टॉपिक्स को कवर जरूर किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन सबसे नहीं आता है। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे आपके आईआईटी जेईई 2003 से 2019 वाले क्वेश्चंस में, और आज मैंने डिस्कस करा 2000 से लेकर 2019 तक के मेडिकल्स के क्वेश्चंस। तो हो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे कि मैं स्कोरिंग इसमें मिनिमम 8 मार्क्स तो कर ही लूंगा।